कहते हैं कि जो अपने आप पर भरोसा करता है वह कभी हारता नहीं है। बच्चों, होता यही है कि जो अपने आप पर भरोसा रखता है वो जीते ना जीते, उसे सफलता मिले या ना मिले, डजेंट मैटर, लेकिन वो हारता कभी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सफलता मिलना या ना मिलना ये तो आपके प्रारब्धों में होता है। लेकिन अगर आप में ये एबिलिटी है कि आप किसी चीज से नहीं हार रहे हैं, तो जीत आपकी एक ना एक दिन सुनिश्चित होगी। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? आप सब्र रखें और मेहनत करें और खुद पर भरोसा रखें। अब फिर आप लोग कहेंगे कि गुरुजी अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो हम पे सब्र भी नहीं होता, मैं खुद पे से भरोसा भी उठ जाता है। बेटा, होता ही है, होता है, सबके साथ होता है कि खुद पे से भरोसा उठता है। लेकिन आपने क्या करना है? जब भी खुद पे से भरोसा उठे, अपने आप पे फोकस रखें, अपने आप से भी वैसी बात करें जैसे किसी और दोस्त के साथ करते हैं। ट्राई करके देखिएगा इस चीज को। अब अपनी किसी भी निगेटिव हैबिट को इग्नोर ना करें, अपनी निगेटिव हैबिट को इग्नोर ना करें। दूसरे की निगेटिव हैबिट को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अपनी निगेटिव हैबिट को इग्नोर ना करें और सोचें कि इसको मैं किस तरह से अवॉइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। हमारी पहली सुर्खी कह रही है कि विजय दिवस मनाया गया है 16 दिसंबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विजय दिवस। ये डे वाले सवाल मैंने आपको पहले बताया था, डे वाले सवाल जितने भी होते हैं बेटा, कहीं ना कहीं एग्जाम से हम फंसते हैं और कोई ना कोई एग्जाम में आपको पूछ लेगा ही। और मैं ये नहीं कह रहा कि यही आएगा, इसके अलावा भी डे वाले सवाल जनरली पूछ लिया जाता है। विजय दिवस, साक्षरता दिवस, एजुकेशन डे, ये सारी चीजें पूछ पूछ ली जाती हैं जनरली। अब मेन चीज आती है विजय दिवस क्या थी। विजय दिवस में क्या हुआ था बेटा कि जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था, 3 दिसंबर, 3 1971 में, इंडिया वर्सेस पाक। ठीक, तो मात्र 13 दिन के अंदर ही, मात्र 13 दिन के अंदर ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सेना को सरेंडर कराने पर मजबूर कर दिया था। और जो उनका पूर्वी पाकिस्तान था वो पूरा बन गया बांग्लादेश। बांग्लादेश का वहां से बांग्लादेश की वहां से स्थापना हो गई, वहां से नया देश बन के आया बांग्लादेश। और जो पाकिस्तान के जनरल थे नियाजी, नियाजी के नेतृत्व में तकरीबन 93,000 सैनिकों ने बकायदा लिखित में अपना आत्मसमर्पण पत्र दिया था। और इधर से बैठे हुए थे जनरल अरोड़ा, और जबकि उस वक्त भारत के जो अध्यक्ष थे, सेनाध्यक्ष थे, वो थे जनरल मानेक शॉ। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 1971 में 16 दिसंबर को इंडिया को बहुत बड़ी विक्ट्री मिली थी और नया देश बना था बांग्लादेश। इस वजह से ये विजय दिवस मनाया जाता है, विजय दिवस मनाया जाता है। उससे पहले क्या हुआ था बांग्लादेश में, वो शेख मुजीबुर रहमान थे, उनको अरेस्ट भी कर लिया था। तो उसके ही खिलाफ वो एक साथ वहां पे उसके अगेंस्ट में वहां की आवाम आ गई थी बांग्लादेश की। फिर इंडिया ने पूरा साथ दिया था। 3 दिसंबर 1971 को पूरी इंडिया ने फिर अटैक करा और मात्र 13 दिनों के अंदर पूरी पाकिस्तानी सेना ने लिखित में सरेंडर पत्र पे साइन करे थे। ये आपने याद रखना है। ठीक है, और ये वाले सवाल जनरली आते हैं डेट वाले, डेट में पूछ लिया जाता है कुछ ना कुछ। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है जॉर्डन की पेट्रा और भारत की एलोरा गुफाओं के बीच में ट्विनिसिप समझौता हुआ है। आप इंडिया में रहते हैं तो आपको तो एलोरा को पता ही है। भारत में एलोरा गुफाएं हैं। एलोरा गुफाएं ऐसी हैं जिसमें हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के मंदिर इसमें शामिल है एलोरा गुफाओं में। ठीक है, और ऐसे ही जॉर्डन में ये जो पेट्रा है, पेट्रा में एक तरीके का एक पूरा शहर है। उसमें गुफाएं भी हैं, स्नानागार भी हैं और पुरानी पर्वत चट्टाने वगैरह सब है। और अभी दरअसल ये न्यूज क्यों हाईलाइटेड हुई है, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो आपके 3 देशों की यात्रा पे निकले हैं, जॉर्डन,
इथियोपिया और ओमान की यात्रा पे गए हुए हैं। तो वहां पर ये समझौता हुआ है। तो जो वहां पेट्रा शहर है, पेट्रा शहर में मतलब ये पूरी गुफाएं भी हैं, स्नानागार भी हैं, और उनकी जो पुरानी कलाकृति वगैरह सब है। तो वहां पे पेट्रा और इंडिया की एलोरा गुफाओं के बीच में ये ट्विनिसिप समझौता हुआ है। अब कहोगे ट्विनिसिप समझौते में क्या है? ट्विनिसिप समझौते में एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासत को साझा करना और पर्यटन के मुद्दे को साझा करना, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को साझा करना, जिससे कि पर्यटन को मजबूती मिले। इन दोनों जगहों पे पर्यटन स्थल को और मजबूत किया जा सके। यहाँ से एक चीज और याद आती है कि ये जो जॉर्डन की पेट्रा सिटी है और एलोरा गुफा है, ये यूनेस्को की साइट में भी शामिल है। अब यूनेस्को का मैंने आपको बताया था, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और इसका मकसद क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सभी नेशन के शैक्षिक, सांस्कृतिक और रीति रिवाजों को मतलब सहेजना, इस संगठन का काम है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और यूनेस्को से एक खबर और है कि यूनेस्को ने इटली के जितने भी सरकारी व्यंजन जिन्हें बोला जाएगा, उनको अमूर्त धरोहर में शामिल कर लिया है। जितने भी इटली के जितने भी सरकारी व्यंजन है, सारे मतलब उसके पाक कला को अमूर्त विरासत धरोहर में शामिल किया है। और यहां से एक चीज और बन के आती है, कई सारे सवाल बनते चले जाते हैं। एक सवाल के अंदर आप एक बार घुस जाओ तो सवालों की लाइन लग जाती है। अभी यूनेस्को ने इंडिया की दीपावली को भी अमूर्त धरोहर में, अमूर्त विरासत में शामिल किया है। अमूर्त विरासत है में शामिल किया है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अब इटली से याद आता है, इटली में कौन सी नदी बहती है? इटली में पो और टाइबर नदी। ठीक है, पो और टाइबर नदी। और इटली की राजधानी कौन सी है? रोम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एक चीज और, जो वहां के जो पोप होते हैं, क्रिश्चियनों के सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं पोप, वो कहाँ रहते हैं? वेटिकन सिटी, वो रोम के अंदर एक स्वतंत्र देश है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं जॉर्डन पे। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान। ठीक है, ये आपने याद रखना है, जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान में। और यहाँ पे जॉर्डन में डेड सी आपने सुना हो, मृत सागर, ये भी कहां पर है? जॉर्डन से इसकी सीमा टच होती है। ठीक है, और जॉर्डन की सीमा इजराइल से भी टच होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि इंडिया और मालदीव के मध्य एकता अभ्यास स्टार्ट हुआ है। तो
अभी कुछ दिनों पहले मैंने बताया था इंडिया और मालदीव के मध्य एक अभ्यास हो रहा है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि युद्ध अभ्यास से रिलेटेड एग्जाम्स में कई बार सवाल आते हैं। युद्ध अभ्यास से रिलेटेड कई बार एग्जाम में सवाल आते हैं। इंडिया और मालदीव के मध्य अभी कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? एकुवेरिन अभ्यास हुआ था इंडिया और मालदीव के मध्य। अब यहां से अब दूसरा अभ्यास ये हुआ है एकता अभ्यास। ये युद्ध अभ्यास वाले सवाल कई बार जनरली पूछे जाते हैं। अब दूसरी एक चीज और क्रिएट हो जाती है कि मालदीव की राजधानी क्या है? माले। भारत और मालदीव को कौन सी इंटरनेशनल रेखा अलग करती है? वो करता है 8 डिग्री चैनल। इंडिया एंड मालदीव, डिफरेंस कौन करेगा? 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल इंडिया और मालदीव को अलग अलग कर देता है। ठीक है, और अभी कुछ दिनों पहले और खबर थी कि मालदीव में एक एयरपोर्ट भारत की सहायता से बनवाया गया, उसका क्या नाम है? हनीमादू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। ये कह रहा है कि चिली के नए राष्ट्रपति बने जोस एंटोनियो कास्ट। ठीक है, अब इस टाइप के सवाल के कौन क्या, ये इन चीजों में कई बार एग्जाम्स में फंस जाते हैं। और इनके याद करने का क्या तरीका है कि मंथ एंड पे, वीक एंड पे नहीं, ये वाली चीजें तो आपको मंथ एंड पे रिवाइज करनी पड़ेगी। मंथ एंड पे आप एक एक बार कौन क्या बना है बस उसकी निगाह एक बार सरसरी मार लीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। चिली के नए राष्ट्रपति बने जोस एंटोनियो कास्ट। चिली से याद आता है सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? वो है कनाडा की तटरेखा। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा है कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? कनाडा। और सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? वो है आपकी चिली की। सबसे बड़ी मतलब इसका क्या मतलब? वो कंटिन्यूअस वे में सबसे बड़ी तटरेखा कौन सी हो गई? वो होगी आपकी चिली। चिली आपने अगर साउथ अमेरिका का नक्शा देखें तो कुछ इस तरह से इसकी तटरेखा है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल भी है जिसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सबसे बड़ा मरुस्थल है चिली में अटाकामा का मरुस्थल। ठीक है, और सबसे शुष्क मरुस्थल है सॉरी। और चिली की अगर हम पूछे तो चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये चिली के नए राष्ट्रपति बने जोस एंटोनियो कास्ट। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि कपड़ा मंत्रालय ने एक नई पहल स्टार्ट करी है, चौपाल कार्यक्रम। मैंने कल आपको एक इससे रिलेटेड एक चीज और बताई थी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी एक नई पहल स्टार्ट करी थी जिसका नाम था मेरी योजना। उसमें जितने भी उत्तराखंड के निवासी हैं वो वहां जाकर अपनी एलिजिबिलिटी देख के वो देख ले कि किस योजना में वो पात्र हैं और किस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वो पोर्टल लॉन्च करा था। ऐसी कपड़ा मंत्रालय ने तकरीबन 100 आकांक्षी जिलाओं में 100 आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट में ये चौपाल कार्यक्रम स्टार्ट करा है। 100 आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट में चौपाल कार्यक्रम स्टार्ट करा है। ये 100 आकांक्षी जिले कौन है? जहां पर वो
वो कारीगर जो हाथों से कपड़े को बुनते हैं, उनके हुनर को, उनके रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए ये चौपाल कार्यक्रम स्टार्ट करा है, ताकि उन्हें इस तरह से और हुनरमंद करा जाए, ताकि वो आगे बढ़ते परिप्रेक्ष्य में अपने हुनर को जिंदा रख सके। ताकि मेन चीज है, हुनर जिंदा कैसे रहेगा, जब तक अगर आप किसी को पैसे वैसे नहीं पहुंचा पाएंगे, उसे हौसला अफजाई नहीं करेंगे, तो वो तो आदमी वैसे ही दम तोड़ देता है। ठीक है, इसीलिए कपड़ा मंत्रालय ने चौपाल कार्यक्रम लॉन्च करा है। ठीक है, अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि भारत की पहली वन्य जीव संरक्षित सड़क मध्य प्रदेश में बनी है। ये भारत की पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप कम से कम 5 स्टार दीजिए। ये वाला सवाल कहीं ना कहीं आपको मिलेगा जरूर, और अलग अलग रूपों में मिलेगा। अब ये कह रहा है कि पहली वन्य जीव संरक्षित सड़क ये मध्य प्रदेश में बनी है। मध्य प्रदेश में एक हाईवे है NH45, भोपाल से जबलपुर का, भोपाल से जबलपुर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। भोपाल से जबलपुर का हाईवे है, और यहां पर ये रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व और नौरा देही वन्य जीव अभयारण्य, और कौन सा बेटा, हाँ दुर्गावती, गुड, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। यहां से ये सड़क बीच में से होके जाती है। तकरीबन 11-11.5 किलोमीटर का ऐसा एरिया है, 11.5 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें NHAI ने और इस हॉट स्पॉट में जानवर और गाड़ियों की ज्यादा आपस में टक्कर ना हो, इसके लिए NHAI ने रोड पर, जैसे कि आपकी रोड है, इस पर रेड कलर के ब्लॉक होल्स, रेड कलर के एक वो क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि ये बाहर से जैसे आदमी आए तो उसे मतलब होल से दिखे, और वो उससे इसकी रफ्तार, जो गाड़ियों की रफ्तार है, वो ऑटोमेटिक कम होती चली जाए। इसके लिए ताकि जिससे